remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned. बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अभिमान कल्चरल सोसाइटी की एक नई पहल लेट्स टॉक पॉजिटिव। और ये हर रविवार को आपको अभिमान कल्चरल सोसाइटी के पेजेस पर दोपहर में 12 बजे हम उन शख्सियतों से रूबरू कराएंगे आपको जो समाज में एक बड़ा स्थान रखते हैं और एक अच्छा नाम रखते हैं, और हम और आप उनसे बातचीत करेंगे। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम जिन शख्स के साथ करने जा रहे हैं वो वैसे किसी पहचान के मोहताज नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। समाज में एक बड़ा नाम रखने वाले और सावधानी कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर आनंद सावधानी सर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, जब हम लोग अपनी शुरुआत कर रहे थे अभिमान कल्चरल सोसाइटी के साथ, तो जो हमारा पहला प्ले था उसमें सर ही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और उसके आगे तो काफी लोग जुड़ते चले आए, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट वन। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना साथ देने के लिए अभी से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा यही कि आपके ये दिन कैसे गए। एक चीज मैंने नोटिस करी थी आपकी इस लॉकडाउन के दौरान और इस पैंडेमिक के दौरान, आपने एक मुक्ति वाहन की खुद ड्राइवर बन गए थे आप शायद, और वो क्या इनिशिएटिव था सर, वो उसके बारे में बताइए सर। लॉकडाउन के दिन किसी से भी पूछेंगे कैसे गए तो सभी लोग ये बोलेंगे कि खट्टा मीठा स्वाद था। हाँ। क्योंकि मैं अभी 37 साल का हूँ और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि इतने लंबे समय के लिए हमारा देश, हमारा भोपाल, बल्कि कहना चाहिए पूरी दुनिया ही बंद थी। तो सबका जो अनुभव रहा होगा वो खट्टा मीठा रहा होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम काम धंधे से दूर हैं, और जो लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, मुझ जैसे लोग, वो लोग अब परिवार के साथ समय दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि लोगों ने अपना अपना पैशन पूरा किया। लोगों की जो हॉबीज थी, जो टैलेंट था, हो सकता है बहुत सारे लोगों का टैलेंट छुपा हुआ रहा होगा। जैसे आप लोग एक्टिंग में अपना कैरियर देख रहे हैं, या एक्टिंग आपका पैशन है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में एक्टिंग होगी, सिंगिंग होगी, डांसिंग, मॉडलिंग होगी, जो किसी न किसी कारण से या पढ़ाई के प्रेशर के कारण से पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अब वो समय आ गया था जब हम 3 महीने लगभग 70 दिन के आसपास हो चुके हैं, हम घरों में हैं, तो शायद लोगों ने अपना टैलेंट पूरा किया होगा। आप एक मुक्ति रथ की बात कर रहे थे। जी सर। तो एयरपोर्ट रोड पे जहां पर हम रहते हैं वहां मैं अपने समाज का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारा समाज जो है, और हमारे समाज क्या बल्कि जो भी लोग यहाँ रहते हैं, सभी के लिए हम लोग एक मुक्ति रथ का संचालन करते हैं। अगर किसी के भी घर में गमी हो जाती है तो हमारी तरफ से वो शव वाहन जाता है, उनकी डेड बॉडी और उनके परिवार को लेके शमशान घाट तक पहुंचाता है। अब ये सर्विसेज हमारी लंबे समय से चल रही है, लेकिन आपको खुद मालूम होगा जब लॉकडाउन लगा था स्टार्टिंग में, किसी को भी मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। हाँ। जैसे लॉकडाउन लगा तो सब लोगों के मन में डर था। अब बहुत सारे ऐसे डेथ हुए जो कोरोना के कारण नहीं हुए, नॉर्मल डेथ हुए। अब हाँ। उनकी बॉडी को हमें शमशान घाट तक पहुंचाना था। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारा ड्राइवर दूर रहता है, कोरोना के कारण रास्ते बंद हो गए, ना कोई पास सिस्टम था स्टार्टिंग में, न क्या। ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा कि नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बार मैंने उस शव वाहन को खुद ड्राइव करके उनके घर तक ले गया, और वहां से डेड बॉडी लेके मैं खुद शमशान घाट तक गया। तो मेरे हिसाब से ये कोई गलत काम नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को जो आखिरी सांसें ले रहा हो या आखिरी सांस के बाद भी वो इस जीवन को छोड़ चुका हो, तो उसके बॉडी को अगर अंतिम देह दान तक अगर कहीं पहुंचाते हैं, देह को अगर सही जगह तक पहुंचाते हैं, मेरे हिसाब से वो कोई गलत नहीं और अच्छा काम। बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है, बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके के काम किए, लेकिन ये काम बहुत अलग था, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा और काफी फोटोज वगैरह भी देखी, तो बहुत अलग चीज थी ये, और ऐसी चीजों पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा भी। और सर एक जिस चीज के लिए हमने ये सेशन रखा है लेट्स टॉक पॉजिटिव, वो अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए रखा है। तो उसमें एक मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे पूरी दुनिया को सेटबैक लगा है इस कोरोना से, और पूरे वर्ल्ड
के लिए एक चैलेंज है बहुत बड़ा। आप भी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, तो सर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट ईयर में तैयारी कर रहे हैं, कुछ फोर्थ ईयर में होंगे और इनका प्लेसमेंट होने वाला होगा, और बहुत से लोग आर्टिस्ट हम लोग की तरह हैं। तो सर ये जो पेंडेमिक आया है, कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा सेटबैक है यूथ के लिए, और हम इस चैलेंज से कैसे उभर सकते हैं? बिल्कुल, चैलेंज ये सभी के लिए है, केवल यूथ के लिए नहीं है। और कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कॉलेज में अब कंपनी आएंगी नहीं, कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर मुझे कैंपस प्लेसमेंट मेरा हो चुका है तो शायद वो मुझे जॉब देंगे नहीं। कुछ लोगों को लग रहा है कि जब प्राइवेट ही नौकरियां नहीं मिल रही हैं या नहीं बच रही हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज तो निकलेंगी नहीं, हम लोगों का क्या होगा, शायद कुछ भी नहीं होगा। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है। ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपने सुना होगा, बिजनेसमैन के लिए है, ये मीडियम एंड स्मॉल लार्ज स्केल की जो फर्म्स हैं उनके लिए है। इसके अलावा ये उन बिजनेसमैन के लिए है, उन इंडस्ट्रीज के लिए है, उन बड़े बड़े आईपीओ के लिए है जो लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। इस 3 महीने में लॉकडाउन के कारण उनका बिजनेस काफी डाउन हुआ, उन लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं। ये फाइनेंशियल हेल्प देने का कारण बस इतना है कि आप लोग जिनको भी रोजगार दे रहे हैं उनको नौकरियों से मत निकालिए, और बल्कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए फंड दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक तरफ गवर्नमेंट अगर फंड दे रही है, क्या दूसरी तरफ हम ये सोच सकते हैं कि वही कंपनी जो गवर्नमेंट का फंड ले रही है और वही किसी का रोजगार छीनेगी? शायद ऐसा नहीं है। एक और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हमें बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद लोन दे रही है। तो जो लोग भी जॉब पसंद नहीं करते, जो जॉब सीकर नहीं है, जो जॉब क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको माइलस्टोन माने। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है, आपको लोन दे रही है, और उसमें भी गारंटी की जरूरत नहीं है। हर बार जब लोन की बात आती है तो लोग बोलते हैं हमें गारंटी कौन देगा, तो अब गारंटी तो आपकी सरकार खुद आपको दे रही है। तो ये सही मौका है, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि एक तरफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को उठाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ताकि सबको नौकरियां मिले, लोग आगे बढ़े। दूसरी ओर क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा होगा कि वही गवर्नमेंट जो प्राइवेट को उठाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं हमें जॉब नहीं दे रहे हैं? तीनों जगह अच्छा है। अगर आप अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई कंपनी कैंपस प्लेसमेंट दे चुकी है या कैंपस आने वाला है, या आप नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी भी नहीं छूटेगी। और तीसरी सबसे अच्छी बात कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसीज पहले आती थी, अब तो बल्कि गवर्नमेंट पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, वो उससे ज्यादा संख्या में नौकरियां निकालेंगी ताकि देश कभी पीछे न जाए, देश हमेशा आगे बढ़े। बिल्कुल। और सर अभी का टाइम देखते हुए, जैसे अनलॉक 1 अभी हुआ है और धीरे धीरे भोपाल भी खुलने लगा है, तो सर आपको क्या लगता है कि एग्जाम्स होने चाहिए, जो बच्चों की मांग है वो सही है या नहीं? यहाँ दो चीजें हैं। अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, हाँ तो सर। वो एग्जाम मेरे हिसाब से होने चाहिए। सॉरी, वो अगर नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उससे किसी की भी ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सबको एक क्लास आगे बढ़ा दें, प्रमोशन दे दें, नॉर्मल प्रमोशन दे दें, तो सही है। अब दूसरी बात, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होने चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल होने चाहिए। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम इसलिए होने चाहिए क्योंकि बेरोजगारी का संकट बढ़ ना जाए, इसके लिए बिल्कुल। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एग्जाम होने चाहिए। दूसरी चीज ये कि जब भी हम एग्जाम्स कराएं, भले ही वो किसी भी एग्जाम की हो, गवर्नमेंट जॉब के हो या किसी भी एग्जाम के हो, तो जितनी भी गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है उसका पालन करना है। अकेले गवर्नमेंट को पालन नहीं करवाना है। जो हम जैसे लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, आप जिनको भी आपके माध्यम से जो लोग आज सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल गवर्नमेंट का करवाना काम नहीं, ये आपका काम है। आप अपने आप से पूछिए कि आप अगर जिंदा रहना चाह रहे हैं, आप अगर इस वायरस को फैलने से रोकना चाह रहे हैं, इसकी चेन ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग। आपको मास्क का यूज करना पड़ेगा, आपको सैनिटाइजर, आपको हैंड वॉश, ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी। कहीं भी ऐसी व्यवस्था ना हो जाए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अकेली क्या कर पाएगी? जब तक समाज का साथ नहीं मिलेगा तब तक अकेली गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो आप लोग समाज हैं, और मैं तो कह रहा हूँ समाज में आप लोग यंगस्टर हैं। अब धीरे धीरे चलन है कि एक टाइम पे हम लोग ये देखते थे
कि लोग बोलते थे कि अगर तुम्हें कैरियर में आगे बढ़ना है, उन बच्चों से बोल रहा हूँ जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि एग्जाम से जो जुड़े रहते हैं, लोग बोलते थे कि भाई कैरियर में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो आप मोबाइल को छोड़ दो। अब उल्टा हो गया है। अब ये हो गया कि अगर तुम्हें कैरियर में आगे बढ़ना है तो आपके पास इकलौता साधन है मोबाइल। आज अगर हम दोनों बात कर रहे हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसके भी पीछे कहीं ना कहीं इस मोबाइल का यूज है, इसके पीछे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज है। अगर हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, डिजिटल क्लासेस ले रहे हैं, अगर हम कोई भी न्यूज एक दिन बाद न्यूज़पेपर में आती है लेकिन हमें तुरंत अगर न्यूज चाहिए तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं मोबाइल या सोशल नेटवर्किंग साइट पे डिपेंडेंट हो गए। हम अपने दोस्तों से आज मिल नहीं पा रहे, रिश्तेदारों के पास पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन उनकी खैर कुशल अगर हमें जानना है तो हम इस नेटवर्क साइट पे, सोशल नेटवर्क साइट पे हम डिपेंडेंट हो गए। तो मैं तो आज बोल रहा हूँ कि इस नेटवर्किंग साइट का आप लोग यूज करें, इसको जितना अच्छे तरीके से आप यूज कर पा रहे हैं करें। ये समय वो है कि हमें वोकल फॉर लोकल बनाना है। आपने सुना होगा हमें अपना जो चीज है, मान के चलिए आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसको आप अच्छा से आगे बढ़ाइए, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाइए, इस लेवल का बनाइए कि हम उसको देश में ले जा सके। तो ऐसी चीजें अगर हम लोग बनाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपने सर एक जो मेन टॉपिक इस पूरे शो का मेंटल इलनेस, सिर्फ लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन के पहले भी जो हमारी जनरेशन है, जो यूथ है या फिर लोग और भी है, बहुत जल्दी सर डिप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, मैशअप क्रिएट करते हैं। और इस दौरान जो 70 दिन ये गए हैं, काफी लोग बच्चे काफी डिप्रेशन में गए हैं, कुछ कुछ इतना मैशअप क्रिएट हो गया, इतना स्ट्रेस क्रिएट हो गया। सर ये क्या है, मतलब किन चीजों से हम मतलब अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी? आपकी क्या सलाह रहेंगी सर? मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है और कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आज अगर मैं भी आपको कितना भी बोलूं और आप आधे घंटे बाद यहाँ से जाएंगे तो शायद आप भी मोटिवेट नहीं रहेंगे। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, ये आप सभी को मालूम है। हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं। बस ये कि हम किसी अच्छे इंसान की बातें सुन सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, हम जिसको अपना आइडियल मानते हैं, एक्सप्रेशन मानते हैं, उसको हम सुन सकते हैं। लेकिन सुनने के बाद मोटिवेट अपने आप को आपको खुद ही करना पड़ेगा। सामने वाला आके आपको हिला के आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अब रही बात डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत होता है। आज नहीं, आज से पहले भी, अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना के पहले भी लोग जब एग्जाम देने जाते थे तब डिप्रेस हो जाते थे, जब क्वेश्चन पेपर सामने आता था तब डिप्रेस हो जाते थे, घर में कोई दिक्कत हो जाती तब डिप्रेस हो जाते थे, गर्लफ्रेंड से कुछ आनाबानी हो जाती थी तब डिप्रेस हो जाते थे। तो डिप्रेशन के बहुत सारे फंडे हैं। आज की डेट में जब हम कोरोना काल में जी रहे हैं, जब हमें ये कोरोना जो है एक वैश्विक महामारी बन गई है, हमें इसको भी पॉजिटिव के रूप में लेना चाहिए। आज आप सोचिए, आज हम जिस युग में हैं, अभी इसी महीने में एक 5 जून का दिन है, 5 जून यानी पर्यावरण दिवस। उस पर्यावरण दिवस ने हमें आज ये सिखाया है कि पहली बार पर्यावरण दिवस ऐसा रहा है कि एक तरफ हम लोग पौधे लगा रहे हैं घरों के बाहर और दूसरी तरफ घरों के अंदर हम सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइज कर रहे हैं। ये वो पर्यावरण है जो हमें ये सिखा रहा है कि उस समय आ गया है कि तुमने इतना प्रकृति का दोहन किया है कि प्रकृति तुमसे वो चीजें वापस लेगी। तो इसलिए हमें अगर अब जिंदा रहना है तो हमें पर्यावरण के साथ खेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब पर्यावरण जो है हमें अपना मित्र बनाना पड़ेगा। ये वो प्रकृति है जो हमसे हवा, जल या फिर जंगल, आग, इनके बदले में कभी हमसे कोई बिल चार्ज नहीं करती, कोई टैक्स नहीं लेती। तो ऐसे लोगों को यानी ऐसी प्रकृति को तो हमें पूजना चाहिए, लेकिन हम लोग गलत कर रहे हैं। ये कोरोना ने हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाई है। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा पीरियड आया है, मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि आया, कि हम लोग सीख गए, हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को फाड़ देते थोड़े दिनों में, लेकिन अभी ये समय आ गया है। दूसरी चीज, अब पॉजिटिव बात में कर रहा हूँ, कोरोना से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, खुद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी ये बात बोली है कि कोरोना जो है एक प्रकार का सर्दी खांसी है, एक प्रकार का फ्लू है। सही समय पर अगर हमें मालूम चल जाए और हम इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो पॉसिबल है। और ट्रीटमेंट है क्या? केवल विटामिन सी हमें लेना है, हमें संतरे खाने हैं, हमें गर्म पानी पीना है, हमें अगर अंडे से प्रोटीन मिल रहा है तो हम वो ले सकते हैं या किसी और सप्लीमेंट से ले सकते हैं। केवल यही चीज है कि व्यायाम करना है, योगा करना है। इन सारी चीजों से हमारा डिप्रेशन ऑलरेडी कम हो जाता है और हम कोरोना को भी फाइट कर सकते हैं, कोरोना से भी जीत सकते हैं। दूसरी अगर आप पॉजिटिव चीज देखें तो आज की डेट में, अभी की डेट में, अभी लगभग 2,10,000 के आसपास कोरोना के पेशेंट पूरे इंडिया में आ चुके हैं। ये लोगों को बड़ा फिक्र लग रहा है कि 2,10,000, जबकि ये सोचना चाहिए 2,10,000 में से 1,10,000 तो ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक होके घर जा चुके हैं। अब मौतें जो हुई हैं वो मान के चलिए मोटा मोटा 2,000 मौतें हुई हैं।
2,10,000 में से 2,000 मौतें हुई हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मौत होना गलत है, मौत वाकई में जिनकी भी हुई है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन इस 70 या 80 दिन में 2,000 से ज्यादा मौतें, एक्सीडेंट से 2,000 से 10 गुना ज्यादा मौतें नॉर्मल एक्सीडेंट में या नॉर्मल कैजुअलिटी में हो जाती है। तो हमें डरना घबराना नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मौतें हुई हैं वो सही हुई है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मौतें जो हुई हैं हम उसके लिए हमें भी खुद लगता है कि गलत हुई हैं, लेकिन उससे डरे क्यों? दूसरी चीज, जो 1,10,000 लोग ठीक हुए उसके बाद जो बचे हुए 1 लाख लोग हैं, उसमें से 70,000 लोग ऐसे हैं जो माइनर कोरोना से पीड़ित हैं, यानी वो भी आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, और जो कम, जो लगभग 10-20,000 लोग हैं जो थोड़ा सा उसमें है, वो भी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस इसको पॉजिटिव वे में अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अच्छी जानकारी दी है सर। और सर एक हमेशा से सुनते हुए आए हैं कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। इस 70 दिनों में हम क्या कह सकते हैं कि क्या रीजन रहा होगा? मतलब इस कहावत को अगर हम सिद्ध मतलब प्रूफ करें तो क्या पॉजिटिव चीज रही होगी? हाँ, सबसे पहली पॉजिटिव चीज कि हमारा जो टैलेंट था जो दबा हुआ था, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे गाने का बड़ा शौक था लेकिन मैं गा नहीं पाता था, एक बाथरूम सिंगर बन के रह गया था। लेकिन इन दिनों में मैं गुनगुनाना सीखा, मैं गाना सीखा, हालांकि अभी भी इतना अच्छा नहीं गा पाता। हाँ, हमने वो वीडियो देखी, वो शोले वाली आपकी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं भी प्ले का शौकीन था, हालांकि कभी जिंदगी में आपको बोल नहीं पाया कि आपके प्ले में मुझे भी मौका दीजिए, लेकिन हाँ, घर में मैंने कुछ एक नासमझी सी कोशिश की, तो ऐसी कोशिशों का टाइम मिला। दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी बात कि मैं 6 दिन अपनी कोचिंग में रहता था, पढ़ाने में बिजी रहता था। 7वां दिन जो संडे का मिलता था, उस दिन में मैं सोशल एक्टिविटीज में रहता था, बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा रहता था, वहां मैं अपना टाइम देता था। इस बीच में अपने परिवार को शायद टाइम देना कम कर चुका था। अब वो समय आ गया है कि इन 70-80 दिनों में सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी को टाइम दिया है, 24 घंटे में से 24 घंटे पूरे अपने परिवार को टाइम दिया। रात हो दिन हो, मैं इनके साथ बैठता हूँ, मैं उनके लिए खाना बनाता हूँ, मैं उनसे बातें करता हूँ, एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, मैं उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव चीजें हैं जो हमें मिलनी चाहिए। दूसरी, मैंने बताया पर्यावरण से जो हम छेड़छाड़ कर रहे थे उसमें हमें पॉजिटिविटी दिखी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब देखिए पॉल्यूशन कितना कम हो गया है। दिल्ली जैसा शहर जो हिट लिस्ट पे था पूरे देश की, आज दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल आप देखेंगे कितना कम हो गया। हो सकता है जब पूरी तरह से लॉकडाउन हट जाए पॉल्यूशन लेवल वापस बढ़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी उतने लेवल पे वो आ पाएंगे। अभी भी अब लोग समझदार हो गए हैं, पेड़ों की कटाई बंद हो जाएगी, जितने बड़े बड़े हाईवेज हम बना रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे बंद होंगी। हमें इस चीज में पॉजिटिविटी ला भी चुके हैं और लानी भी चाहिए कि हमें हमेशा कोई भी चीज हो भी पॉजिटिव रहे, हम हमेशा अच्छी सोच रखें, तो मेरे ख्याल से ही होगा। दूसरी चीज, सबसे अच्छी बात हुई कि हर आदमी में कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि भगवान छुपा रहता है, एक मानवता हर मानव के अंदर छुपी रहती है। वो मानवता दिखती नहीं थी, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में, इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा हर कोई अपने लेवल पे काम कर रहा है। कोई चप्पलें बांट रहा है, कोई मजदूरों को पानी पिला रहा है, कोई ट्रेनों में सेवा कर रहा है, कोई किसी को राशन दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है किसी को। मैंने आज तक अपने भारत में मानवता तो देखी है, लेकिन इतने बड़े स्केल पे मानवता कभी नहीं देखी जो मुझे इस 70-80 दिनों में कोरोना काल में मुझे दिख रही है। मेरे ख्याल से इससे अच्छी पॉजिटिविटी और कुछ भी नहीं हो सकती। बहुत, यस सर, बहुत सही कहा आपने। सर फाइनल 2 क्वेश्चन मेरे आपसे हैं। जैसे हम जैसी जो संस्था थी, जैसे अभिमान कल्चरल सोसाइटी, या फिर कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो अपने स्ट्रगलिंग एज में है, मीन्स वो थिएटर करते आए हैं अभी तक, या फिर थिएटर कर रहे थे वो और कुछ सीख रहे हैं, कुछ इवेंट मैनेजर्स हैं, क्योंकि अभी आने वाले 5-6 महीने, 6-7 महीने कोई इवेंट्स नहीं होने वाले, क्योंकि ऐसी कोई गैदरिंग नहीं होने वाली। तो सर उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, यहाँ पर मैं पहले 2 चीजें बोल रहा हूँ। पहली एक चीज ये कि आप जो स्ट्रगलर हैं, जो अभी नया नया काम सीख रहे हैं, भले एजुकेशन में हो, भले प्लेज में हो, भले सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, मॉडलिंग में हो, कोई भी प्रकार की कला कर रहे हैं, अब सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि वो प्लस जो पुराने कलाकार जो उस जगह जम गए थे, दोनों में अब कोई अंतर नहीं, दोनों एक लेवल पे आ गए। तो ये तो चीज हमारे लिए पॉजिटिव हुआ है कि आज सारे कलाकार एक मंच पर है। जो बड़े मजे हुए कलाकार होते थे उनके लिए बड़ी बड़ी ऑडियंस होती थी, 10,000, 20,000, 25,000। आज वो ऑडियंस नहीं है और शायद आने वाले समय में भी नहीं मिले। तो आप और वो दोनों एक लेवल पे आ गए। अब हमारे लिए अच्छी बात है कि दोनों जब एक लेवल पे आ गए तो अब जिसमें कला होगी, नाम से नहीं,
जिसके काम में मजा होगा वो आगे बढ़ेगा। तो आप जैसे जो यंगस्टर हैं उनके लिए मौका है कि अपने आप को प्रूव करने का। दूसरी चीज, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, सभी को मालूम है। आज तक हम जब भी शोज करते थे, भले आपका जो एनजीओ है वो भी जब शो करता था, तो मैंने देखा था एक थिएटर हम बुक करते थे, वहां लोग आते थे, हम उनको दिखाते थे। आने वाले कुछ समय में, मैं ये नहीं बोल रहा चाह रहा कि कितने समय में, लेकिन आने वाले कुछ समय में शायद ये शोज इस प्रकार से नहीं होंगे कि हम फिजिकली किसी को नहीं दिखा पाएंगे। तो ये है परिवर्तन। अब वो समय आ गया है कि हमें डिजिटल को अपनाना पड़ेगा। जैसे आज हम डिजिटल को अपना रहे हैं, वैसे अब हमें डिजिटल को अपनाना पड़ेगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या जूम या ऐसे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पर जाके हम इस प्रकार के शोज कर सकते हैं। और जहां पर आप पहले शो करते थे तो हो सकता था आपके एक शो को 500 दर्शक बैठ के देखते होंगे, क्योंकि उस हॉल की कैपेसिटी होगी। लेकिन अब अगर हम कोई शो करेंगे तो शायद हम बड़े बड़े कलाकारों जितने, यानी 40,000 50,000 दर्शक आज हमें इस ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस समय वो है कि हम आज की डेट में उनसे बड़े बन सकते हैं, उनके लेवल में आ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सर, ये बहुत पॉजिटिव बात बोली आपने इन कलाकारों के लिए। और सर एक फाइनल चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आपने अपनी कोचिंग में डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में आप बना रहे हैं कोचिंग को, और उसके अलावा भी वो आपने शायद जो वैन थी वो बस में आएंगे और 33% स्टूडेंट, उसके बारे में आप बताएं सर। देखिए अभी की डेट में कल क्या होगा किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट सावधानी कोचिंग के या किसी भी इंस्टीट्यूट के मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि फिर से वही बात की परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम एक एक बैच में पहले 200-300 बच्चों को बिठाते थे, शायद अब वो संभव नहीं हो पाएगा। तो हम क्या क्या चेंजेस करेंगे वो हम बता रहे हैं आपके माध्यम से। एक तो ये कि जहां पर एक क्लास में 250 लोग बैठते थे, हम उस क्लास की स्ट्रेंथ कम करेंगे, उसको लगभग 50 या 60 में लेकर आएंगे और नंबर ऑफ बैचेस बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि जितने हमारे फैकल्टीज हैं उनको भी रोजगार ज्यादा मिलेगा, और जो बच्चे भीड़ में बैठते थे अब वो कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम भीड़ में बैठ के अटेंड करेंगे क्लास। ये एक अच्छी चीज होगी। दूसरी चीज, हमने पूरे इक्विपमेंट ले लिए हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर हमारी क्लास में एंट्री करेगा तो सबसे पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उसके सैनिटाइज किया जाएगा उसके हाथों को। उसके बाद अगर वो मास्क नहीं पहन के आएगा तो हम कोचिंग की तरफ से उसको मास्क देंगे। उसके बाद वो क्लास में एंट्री करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बैठेगा। पहले क्या होता था कि क्लास जैसी लगती थी वैसी लगेगी, लेकिन फैकल्टी हमारा पूरा इक्विप्ड होगा, पूरे वो बड़े बड़े चश्मे पहनेगा, शील्ड पहनेगा, वो मास्क पहनेगा, कैप पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएगा। दूसरी चीज कि जब क्लास खत्म हो जाती थी उसके बाद बच्चे डाउट पूछते थे फैकल्टी से रूबरू। अब हमने उसको डाउट को भी ऑनलाइन कर दिया। आप अपने डाउट जो है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, फेसबुक है, हमारा यूट्यूब है, उस पर आप अपने डाउट भेज दीजिए, हम उस डाउट का जवाब दे देंगे। ये चीज अच्छी हो गई। दूसरी चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बुक्स की जरूरत पड़ती थी। लोग लाइब्रेरी में जाते थे, बुक्स लेते थे। हालांकि ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी डिजिटल अपने आप को पहले ही कर चुके थे, कंप्यूटर लैब हम बना चुके थे। अभी जो किताबें होती थी, एक स्टूडेंट लेता था, वो पढ़ता था, दूसरा को देता था, दूसरा पढ़ता था, तीसरे को, कहीं ना कहीं हाथों का टच होता था। ये चीज वायरल फैला सकती है। तो हमने एक कदम उठाया कि हमने सारी बुक्स को अब स्कैन करके या डिजिटल बुक्स हमने परचेज करके उसको पूरा का पूरा ई लाइब्रेरी बना दिया है। अब बच्चा अपने मोबाइल पे या हमारी ई लाइब्रेरी में आके बैठ के हमारे सिस्टम पे सारी बुक्स पढ़ सकता है। उससे क्या होगा कि केवल वो रहेगा और सिस्टम रहेगा, किसी भी बुक को टच नहीं करना, किसी भी उसको नहीं करना। अगर वो हमारे कंप्यूटर का भी यूज करेगा तो हर क्लास के बाद, मान के चलिए 1 घंटे का कोई कंप्यूटर सेशन खत्म होता है या हमारी क्लास खत्म होती है, हमारा स्टाफ उसको पूरा डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं अपने फैकल्टीज में। और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम स्टूडेंट्स को भी यही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मान के चलिएगा, अभिमान ग्रुप को भी मैं बता रहा हूँ और सभी को बता रहा हूँ कि मान के चलिएगा कि अब परिवर्तन होगा। कुछ ना कुछ नया आएगा, हर समय कुछ ना कुछ नया लेके आता है। ये समय भी कुछ ना कुछ नया लेके आएगा। बस आप डिप्रेशन में मत जाइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। ये आने वाला 2020 जो है, ये साल आपका बेकार नहीं होगा। थोड़ा सा स्पीड से जरूर जाएगा लेकिन बेकार नहीं होगा, आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। और जरूर मैं इस चीज से श्योर हूँ कि लोग इसको सुनेंगे और बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि बहुत लो फील कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि ये जो समय गया है 70 दिनों का, लेकिन ये बातें जरूर उनको बूस्ट अप करेंगे। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऐसे ही हर सेशन के लिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आप अभिमान कल्चर सोसाइटी से जुड़े रहिए। हम ऐसे सेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे।